चार दोस्तों की पढ़ाई और करियर के सपने अचानक कैसे बदल गए एक ऐसे खौफनाक सिलसिले में जिसने पूरे पुणे को दहला दिया। जोशी अभ्यंकर हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती, लालच और भयावह क्रूरता की हदें पार करती है। हम ऐसे ही दिलचस्प क्राइम स्टोरीज पर हर दिन लाइव भी आते हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। 1970 के दशक का पुणे महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर जो अपनी शांत और सुसंस्कृत पहचान के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियों में छात्रों के सपने गूंजते थे। विश्वविद्यालयों की क्लासरूम में आने वाले कल के भविष्य का निर्माण होता था। चारों तरफ एक ऐसा माहौल था जहाँ पढ़ाई और सफलता को प्राथमिकता दी जाती थी। इसी शहर के एक हिस्से में चार नौजवान, दिलीप जंगले, दिलीप पवार, राजेंद्र जक्कल और सुनील जोशी, अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। इनका जीवन भी आम छात्रों जैसा ही था, जिसमें करियर बनाने और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। लेकिन इसी शांत शहर की दीवारों के पीछे एक खामोशी पल रही थी, जो जल्द ही भयानक चीखों में बदलने वाली थी। इन्हीं चार दोस्तों ने, जो कभी कॉलेज की क्लास और दोस्ती में मस्त रहते थे, एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसने उन्हें इतिहास के सबसे डरावने अपराधों में शामिल कर दिया। पुणे, जो ज्ञान और संस्कृति का प्रतीक माना जाता था, अचानक इस जोशी अभ्यंकर हत्याकांड के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस कहानी की शुरुआत उन साधारण दिनों से होती है जब ये चारों दोस्त अपनी साधारण जिंदगियों को लेकर असंतोष और लालच से भरने लगे। शायद ये वह वक्त था जब मासूमियत का नकाब पहली बार गिरने लगा। दिलीप जंगले, दिलीप पवार, राजेंद्र जक्कल और सुनील जोशी, चारों लड़के पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। पहली नज़र में ये चारों दोस्त आम युवाओं जैसे ही लगते थे। उनके चेहरे पर मासूमियत और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का जुनून था। लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में ऐसी महत्वाकांक्षाएं पल रही थीं जो सही और गलत के बीच की रेखा को धुंधला कर रही थीं। दिलीप जंगले इस समूह का सबसे आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी सदस्य था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाए। लेकिन पढ़ाई में औसत होने और आर्थिक तंगी के कारण वह हमेशा खुद को असफल महसूस करता। यह असफलता धीरे धीरे उसके भीतर कुंठा और गुस्सा भरने लगी थी। दूसरा दिलीप, यानी दिलीप पवार, एक शांत और रिजर्व स्वभाव का लड़का था। वह बाहर से गंभीर लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी बड़े सपने देखता था। राजेंद्र को समूह का सबसे चालाक और तिकड़मी माना जाता था। उसकी सोच हमेशा तेज और तुरंत फैसला लेने वाली थी। उसे अक्सर लगता था कि जिंदगी में सफल होने के लिए नैतिकता की जरूरत नहीं होती। वह अन्य तीनों को अपनी बातों और तर्कों से प्रभावित कर सकता था। सुनील, सबसे छोटा लेकिन सबसे कमजोर दिल का था। वह इस समूह का हिस्सा इसलिए बना क्योंकि उसे इन तीनों के साथ रहकर ताकतवर महसूस होता था। सुनील को हमेशा लगता था कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। चारों की दोस्ती उनकी परिस्थितियों और सपनों से जुड़ी हुई थी। वे एक दूसरे के साथ अपनी कमजोरियों को साझा करते और इस बात का यकीन दिलाते कि साथ में वे दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन इस दोस्ती का आधार धीरे धीरे गलत फैसलों, लालच और अपराध की ओर मुड़ रहा था। उनकी आम जिंदगियां तब बदलने लगीं जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी और मेहनत का रास्ता बहुत लंबा है। तभी उनके मन में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया, अगर हम शॉर्टकट से दौलत और शक्ति हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना वही रास्ता अपनाया जाए। पैसों की तंगी और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की बेचैनी अब इन चारों के दिमाग पर हावी होने लगी थी। राजेंद्र जक्कल, जो सबसे चालाक और योजनाबद्ध सोच रखता था, ने एक दिन बाकी दोस्तों से कहा, अगर हमें अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो हमें हिम्मत दिखानी होगी। इस दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। ये विचार शुरू में बाकियों को खतरनाक लगा, लेकिन राजेंद्र की बातों में उन्हें एक आसान रास्ता नजर आने लगा। एक रात जब चारों एक सुनसान जगह पर मिले, राजेंद्र ने एक योजना बनाई। उसने कहा कि शहर में कई अमीर लोग हैं जिन्हें लूटना आसान हो सकता है, खासकर बुजुर्ग या अकेले लोग। इस सुझाव पर दिलीप जंगले और दिलीप पवार ने तुरंत सहमति जताई। सुनील जोशी के मन में डर था, लेकिन अपने दोस्तों का साथ न छोड़ने की मजबूरी ने उसे भी हामी भरने पर मजबूर कर दिया। राजेंद्र ने एक अमीर बुजुर्ग व्यक्ति को निशाना बनाया
जो उनके पड़ोस में रहता था। वह अक्सर अकेला होता था और उसके पास काफी नकदी और गहने होने की खबर थी। योजना यह थी कि रात के अंधेरे में उसके घर में घुसकर चोरी की जाएगी। ठंडी और शांत रात थी। चारों दोस्तों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर कपड़े बांध लिए। उनके हाथों में धारदार हथियार थे जो उन्होंने खुद को सुरक्षा के लिए रखे थे। जब वे उस बुजुर्ग के घर में घुसे तो उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग ने उनकी मौजूदगी को महसूस किया और शोर मचाने की कोशिश की, हालात बेकाबू हो गए। दिलीप जंगले ने गुस्से में आकर बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बाकी तीनों ने भी घबराकर उसका साथ दिया। उस रात उनका इरादा केवल चोरी करने का था, लेकिन हालात ने उन्हें हत्या करने पर मजबूर कर दिया। बुजुर्ग की चीखें सुनसान गली में गूंजती रहीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उस रात चारों दोस्त पहली बार खून से सने हाथ लेकर घर लौटे। उनके चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब मिश्रण था। चोरी तो हुई, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने एक ऐसी हद पार कर ली है जिससे वापसी संभव नहीं। सुनील जोशी उस रात सो नहीं पाया। उसे हर वक्त बुजुर्ग की चीखें सुनाई देती रहीं, लेकिन बाकी तीनों, खासकर राजेंद्र और दिलीप जंगले, ने इसे पहला कदम कहकर खुद को समझाया। उनके लिए अब यह अपराध सिर्फ एक शुरुआत थी। पहली घटना ने चारों दोस्तों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। जहां सुनील जोशी हर रात अपराध बोध और डर में जागता रहा, वहीं बाकी तीनों के भीतर अब एक खतरनाक आत्मविश्वास जाग चुका था। उन्हें लगा कि उन्होंने जो किया वह उनकी मजबूरी थी और अब उनके सपने पूरे होने की शुरुआत हो चुकी है। पहली घटना के कुछ हफ्तों बाद राजेंद्र जक्कल ने अगली योजना बनाई। इस बार उनका निशाना एक व्यापारी था जो अक्सर देर रात अकेले दुकान बंद करके घर लौटता था। ये योजना पहले से अधिक खतरनाक थी, क्योंकि इस बार उनका इरादा केवल चोरी नहीं था, बल्कि अगर किसी ने विरोध किया तो हत्या भी करने की तैयारी थी। घटना की रात चारों ने व्यापारी का पीछा किया। जैसे ही वह एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, उन्होंने उसे घेर लिया। व्यापारी ने अपने सामान को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने निर्दयता से उस पर हमला किया। उसे मारने के बाद वे नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। इस वारदात ने उनके अंदर के डर को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब उन्हें न पुलिस का डर था, न ही किसी को मारने का अपराध बोध। उनके भीतर लालच और बढ़ गया और वे अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह डूब चुके थे। अब चारों दोस्तों ने इसे अपना काम बना लिया। वे अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते जो अकेले और कमजोर होते थे। उनका तरीका हर बार एक जैसा रहता, अपने चेहरे छुपाना, तेज हथियारों का इस्तेमाल करना और किसी भी तरह का सबूत न छोड़ना। पुलिस को शहर में हो रहे इन अपराधों की भनक लग चुकी थी। हर घटना के साथ लोग और अधिक भयभीत होने लगे थे। अपराधों के पीछे का तरीका साफ बता रहा था कि ये पेशेवर अपराधियों का काम नहीं है, बल्कि कोई स्थानीय लोग हैं। हालांकि इन दोस्तों ने कई अपराध किए, लेकिन उनके बीच के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। सुनील जोशी के अंदर डर और अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। वह बार बार बाकी दोस्तों से कहता कि उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन राजेंद्र और दिलीप जंगले उसकी बातों को नजरअंदाज करते रहे। धीरे धीरे उनका लालच उनके फैसलों पर हावी होने लगा। अब वे और भी अमीर और प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाने लगे, जिससे उनकी गतिविधियों पर पुलिस का ध्यान अधिक केंद्रित होने लगा। अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने पुणे पुलिस को सतर्क कर दिया। उन्होंने अपराध स्थल से मिले मामूली सुरागों को जोड़ना शुरू किया। शहर में रात की गश्त बढ़ा दी गई और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाने लगी। चारों दोस्तों को यह एहसास होने लगा कि उनकी हरकतें अब छुपी नहीं रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद लालच ने उन्हें एक और बड़ा अपराध करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा अपराध जिसने उनकी पहचान को हमेशा के लिए उजागर कर दिया। चारों दोस्तों द्वारा किए गए अपराधों की कड़ी ने पूरे पुणे शहर में खौफ और गुस्से का माहौल बना दिया था। हत्याओं और लूटपाट की घटनाएं इतनी नियमित हो चुकी थीं कि पुलिस पर भारी दबाव था। स्थानीय लोग दिन ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते और शहर के अमीर और अकेले लोग असुरक्षित महसूस करने लगे थे। पुलिस की शुरुआती रणनीति। पुणे पुलिस ने इन वारदातों को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनाई। हर अपराध स्थल से जुटाए गए सुरागों को ध्यान से खंगाला जाने लगा। हालांकि चारों दोस्त बेहद सतर्क रहते थे, फिर भी उनके अपराधों के पैटर्न ने पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी।
पुलिस ने देखा कि अपराधी हमेशा उन लोगों को निशाना बनाते थे जो कमज़ोर और अकेले थे। वारदातें देर रात को होती थीं और हर बार अपराधी अपने चेहरे ढक कर आते थे। एक घटना में एक बुजुर्ग महिला के पड़ोसी ने कुछ अजनबी युवाओं को उसके घर के आसपास मंडराते देखा था। उनका हुलिया पुलिस को बताया गया, जिससे अधिकारियों को यह यकीन हो गया कि अपराधी स्थानीय युवा ही हैं। पुलिस ने संभावित निशानों के घरों के आसपास गश्त बढ़ा दी। स्थानीय मुखबिरों से जानकारी जुटाई गई। कुछ संदिग्ध युवाओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। दिलीप जंगले और राजेंद्र जक्कल ने एक और वारदात को अंजाम देने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनकी जल्दबाजी और आत्मविश्वास ने उन्हें चूकने पर मजबूर कर दिया। एक बुजुर्ग के घर में चोरी के दौरान उन्होंने अपनी पहचान छुपाने में लापरवाही की। बुजुर्ग के शोर मचाने पर पड़ोसी जाग गए और भागते समय सुनील जोशी ने एक चप्पल वहीं छोड़ दी। ये चप्पल पुलिस के लिए पहला ठोस सबूत साबित हुई। पड़ोसियों ने जो हुलिया बताया वह पुलिस के पास पहले से मौजूद संदिग्ध विवरण से मेल खाता था। पुलिस ने संदिग्ध युवाओं को पहचानने के लिए मोहल्लों में गुप्त जांच शुरू की। आखिरकार मुखबिरों और स्थानीय लोगों की मदद से दिलीप पवार को सबसे पहले पकड़ा गया। शुरुआती पूछताछ में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन सख्ती से पूछने पर उसने टूटकर बाकी तीनों के नाम उगल दिए। जल्द ही बाकी तीनों को भी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उनके घरों की तलाशी ली तो चोरी के कुछ सामान और नकदी बरामद हुई। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी मिले। पूछताछ के दौरान राजेंद्र जक्कल ने अपराधों की योजना बनाने की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि कैसे लालच और असफलता के डर ने उन्हें इस खतरनाक रास्ते पर धकेला। सुनील जोशी ने अपने अपराध बोध को जाहिर करते हुए कहा, मैं शुरू से ही यह सब नहीं करना चाहता था, लेकिन दोस्तों का साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब यह मामला सार्वजनिक हुआ तो पुणे के लोग सन्न रह गए। 4 साधारण से दिखने वाले युवा इतने बड़े अपराध कर सकते हैं, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मीडिया ने इस हत्याकांड को व्यापक कवरेज दी और यह देश भर में चर्चा का विषय बन गया। यह भयानक और चौंकाने वाली कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन क्या आप दुनिया के अन्य खतरनाक सीरियल किलर्स और उनकी कहानियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? अगर हाँ, तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम आपके लिए नई और रोमांचक क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लेकर आते हैं, जो आपको सच्चे अपराधों की दुनिया में ले जाएंगी। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें।